नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। दक्षिण के राज्यों में लगातार मिल रही हार के बाद अमित शाह ने तमिल पीएम की वकालत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बंद कमरे में बैठक हुई। अमित शाह ने कहा कि हमने तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मुपनार का मौका गवा दिया। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी सूत्रों के जानकारी के मुताबिक अमित शाह जो 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर है। चेन्नई में एक बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमिल पीएम की बात उठाई। जगनमोहन रेड्डी की सरकार चल रही है। ये सरकार ने इस 4 साल में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया है। 9 वर्ष तक यूपीए सरकार चली। आप सभी को याद होगा, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और देश के अंदर बम धमाके कर कर चले जाते थे। मनमोहन सरकार में हिम्मत नहीं थी इनके खिलाफ उप करने की। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल चलाई सरकार। 9 साल में देश की आंतरिक सुरक्षा को मोदी जी ने सुनिश्चित करने का काम किया है। ये 9 साल के अंदर शुरू में पाक प्रेरित आतंकवादियों को आदत पड़ी थी हमला करने की। उरी और पुलवामा में उन्होंने हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको जवाब देने का काम किया। मित्रों, आज दुनिया भर में भारत की सेना और भारत की सीमा, इसके साथ किसी को छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का काम हुआ है। दुनिया में भारत के गौरव को मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। दुनिया में मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, दुनिया भर में लोग मोदी जी के स्वागत में मोदी 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 के नारे लगाते हैं। एक जगनमोहन रेड्डी की सरकार चल रही। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्या से जूझ रहे अलीगढ़ वासी और 15 दिन से पीने का पानी नहीं है। जिले में अलीगढ़ थाना बन्ना देवी स्थित सराय रहमान में पेयजल की भीषण संकट को लेकर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जरीन के नेतृत्व में डुगडुगी यात्रा निकाली गई। आगा यूनुस ने कहा कि सराय रहमान में जनता 2 बूंद पानी को तरस रही है और 15-20 दिनों से पानी खिल्लू वाली गली सराय रहमान के इलाकों में नहीं आ रहा और नगर निगम को जनता की तनिक भी चिंता नहीं है। लोग पानी बिना त्राहिमाम कर रहे हैं। इस वक्त हम स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ के पुराने वार्ड सराय रहमान में हम आए हुए हैं, जो जीटी रोड जैसे जगह पर स्थित है। यहाँ सराय रहमान में पानी की समस्या को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ लोगों के घरों में नगर निगम द्वारा भेजा जाने वाला पाइपलाइन से पानी वो नहीं आ रहा है। लोग पानी के बिना लोग कैसे जी रहे हैं, ये नज़ारा अगर देखना है तो ये नाकारा नगर निगम यहाँ आकर के देख ले। यहाँ 2 बूंद पानी को तरसती जिंदगी ये बता रही है कि कहीं न कहीं कुव्यवस्थाओं का ये प्रतीक बन चुका है ये नगर निगम।
हम ये साफ कहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ जल निगम की जो सप्लाई, जो पाइपलाइन डाली गई, जो प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत डाली गई, उस पाइपलाइन में भी ये 1 से 1.5 साल हो चुका, यहाँ एक बूंद पानी किसी के घर में नहीं आया, जबकि सभी घरों में कनेक्शन बना दिया गया, सबके आधार कार्ड जमा हो गए। मेरा नाम निदा है, मैं सराय क्षेत्र से खिल्लू वाली गली से बोल रही हूँ। यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि लोगों के घरों पे जा के पानी मांगना पड़ रहा है, वजू तक की नमाज के। और जो नई पाइपलाइन है उसमें तो कभी आया ही नहीं है पानी, और कम से कम 20 दिन हो गए, 20 दिन नहीं आता यहाँ पर पानी। और नई पाइपलाइन में तो बिल्कुल ही नहीं आया है। यहाँ के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सबके ID प्रूफ सब जमा हो चुके हैं। एक भी दिन पानी नहीं आया नई वाली पाइपलाइन में। छोटे मासूम बच्चे सब लोग अपने अपने नानी के आए हुए, पानी के बिना इतने परेशान हो रहे हैं। प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात सरकार कई ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और गुजरात प्रशासन की तैयारियों का रविवार को जायजा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि चक्रवात गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और उसके 15 जून को गुजरात के कच्छ जिले से लेकर पाकिस्तान कराची के बीच टकराने की संभावना है। मंत्रालय ने एक प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि केंद्रीय गृह सचिव ने चक्रवात संबंधित तैयारियों को जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का एक बैठक भी की अध्यक्षता भी की है। आपदा प्रबंधन कानून के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति देश में आपदा प्रबंधन के लिए अलग अलग नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वहीं चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से निपटने में गुजरात प्रशासन की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षकों के दल और उपकरण पर्याप्त संख्या में तैनात किए गए हैं। वहीं मुरादाबाद में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में शामिल हुए लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सम्मेलन में उपलब्धियों को उन्होंने गिनवाया। प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए निर्देश भी दिए। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन 2024 के चुनाव का उद्घोष है। नए भारत के निर्माण में अलग अलग योजनाओं पर इस दौरान चर्चाएं भी हुई। सभी संगठन के मोर्चा के यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण थे। माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य और जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ विचार रखने की और गोष्ठी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के कार्यकाल हैं उसमें जो कार्य हुए हैं, नए भारत का जो निर्माण के लिए आगे बढ़ोतरी की गई है और विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके ऊपर चर्चा और आगे ले जाने के रूपरेखा यहाँ। वहीं लव जिहाद पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया है। लव जिहाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना ये प्रेम है या धोखा। आज प्रेम के नाम पर वासना का व्यापार चल रहा है, प्रेम को धूमिल किया जा रहा है। भारत प्रेम की भूमि है और रहेगी। प्यार के नाम पर हत्या और धर्मांतरण हो रहा है और लोगों ने इसे लव जिहाद बताया। हम प्यार के नाम पर धोखाधड़ी और हिंसा की निंदा करते हैं। लव जो है, प्रेम जो है, ये एक बड़ी सुपर सोच है। इसमें 4 प्रश्न खड़े होते हैं, उस पर से मैं एक एक लाइन में हूँ। पहला, ऐसा क्या है कि लड़का और लड़की रात को 2 बजे तक कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे, और ऐसा क्या बीच में घटना घटती है व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड, कि पता लगता है कि लड़की का कत्ल कर दिया गया। सचमुच में ये प्यार है या वासना है? नेशन शुड थिंक ऑफ दैट। दूसरी बात, लड़के लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात मजहब के। प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी है। तो क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना ये प्रेम है या फ्रॉड है या वासना? लव जो है, प्रेम जो है, ये एक बड़ी सुपर।
वही मानसून ने दक्षिण भारत में दस्तक दे दी है। यहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में इसके लिए इंतजार करना होगा। उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हीट वेव की संभावना जताई गई है। सोमवार को यहाँ तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिनों तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली में गर्म हवाओं से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलेवार देखें तो अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में हीट वेव की संभावना है। राजधानी लखनऊ में गर्मी रहेगी, लेकिन बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही बारिश के साथ लखनऊ में तापमान जो है वो 42 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ शुक्रवार तक तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा रह सकता है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो गुरुवार तक राज्य में हीट वेव चलेगा। राजस्थान की रेत ही इस वक्त यहाँ पर पारा नहीं बढ़ा रही, बल्कि पायलट गहलोत के बीच की रार और ताजा बयान भी यहाँ पर सियासी पारा हाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आलाकमान की लाख कोशिशों के बावजूद राज्य में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच सुलह का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर पायलट के सुर सीएम अशोक गहलोत के लिए तीखे हो चले हैं। उन्होंने दौसा की रैली में अपने लिए नीली छतरी वाले से इंसाफ तो मांगा ही मांगा, साथ ही इशारों में वो गहलोत के लिए सजा की मांग भी करते नजर आए। रविवार को सचिन पायलट ने दौसा पहुंचकर बिना नाम लिए सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि किसी ने बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हम आपस में कैसे भी संबंध रखें, लेकिन आज नहीं तो कल वो नीली छतरी वाला इंसाफ जरूर करेगा। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात। वहीं 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी सीट भी डिक्लेयर कर दी है, साथ ही बीजेपी की जीत भी सुनिश्चित करने का दावा किया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। गलत किया क्या? याद दिलाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को याद दिलाना पड़ता है। चुनाव की तैयारी कहां से कर रहे हैं, गोंडा से या अयोध्या से? कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। ऐलान है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। गलत किया क्या? याद दिलाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को याद दिलाना पड़ता है। चुनाव की तैयारी कहां से कर रहे हैं, गोंडा से? वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री पद को लेकर बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। वे बीजेपी मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हुए हैं। जब देश बीजेपी मुक्त हो जाएगी तो सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि देश का मुखिया कौन होगा। एक करने कुमार जी जैसा हो। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं,
इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा, और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। यही वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। 2024 चुनाव की बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य 2024 में मिलकर इन्हें यानी बीजेपी को भगाना है, जो लोग लोकतंत्र संविधान को नष्ट कर रहे हैं और इतिहास को बदलना चाहते हैं। हमें उन लोगों से लड़ना है, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमने ये फैसला देश की भलाई के लिए लिया है। वे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हार गए हैं, आने वाले चुनाव में भी ये हार जाएंगे। जो एक न्याय दिवस के रूप में लोग जो है मनाते हैं, जो पार्टी भी लगातार शुरू दिन से ही ये काम करती रहेगी, तो हम सब लोग जो है इस बात से खुश हैं। अरे आप लोगों को तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का, मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को, जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। उसकी तैयारी चल रही है। किसी की मंशा थोड़ी ना है कुछ। नहीं तो आप बीजेपी में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, और नहीं जाइएगा तो क्या होता है ये सबको पता है। हम लोग शुरू से लड़े हैं, लालू जी शुरू से लड़े हैं, घुटने नहीं टेके हैं, ना हम लोग टेक रहे हैं। आजकल यही ना। वहीं गाजियाबाद के लोनी में एक मकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में 2 महिलाओं की दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक मकान के बेसमेंट में टेंट बनाने का काम होता था और उसमें आग लग गई। फंसे हुए 8 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 2 घायल महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में कोई प्रेस के सामने हत्या कर दे रहा है तो कोई वकील के वेश में हत्या कर दे रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी को कैसा बना दिया गया है। रुख इस बात का है कि पुलिस को चोर कहा जा रहा है। आज मैं आपके आने से पहले जब मैंने खबरें पढ़ी और उठाई, देखी, और सोशल मीडिया पे जो सबसे पहली तस्वीर आई वो यही तस्वीर दिखा रही थी कि पुलिस चोर है और पुलिस पकड़ी गई। ये अलग बात है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 50 किलो चांदी पकड़ी गई चोरी की और बरामद किसके हुई? एक पुलिस वाले के घर पर। ये कैसा स्टेट बना दिया? इस प्रदेश में क्या हो रहा है? जेल में हत्या, फिर जेल में हत्या, कचहरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। कोई प्रेस बन करके आ रहा है वो हत्या कर रहा है, कोई वकील बन करके आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? और फिर अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा करप्ट, और वो भी सरकार का विभाग कह रहा है, सरकार के विभाग ने आकलन किया कि उनका विभाग सबसे ज्यादा करप्ट कौन सा है, तो पता विभाग सरकार बता रही है कि सबसे ज्यादा करप्ट विभाग अगर कोई है तो पुलिस।
वहीं खन्ना के पायल क्षेत्र में चल रहे अवैध नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। 1.5 माह तक मृतक के परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने लापता युवक की तलाश शुरू की तो सच सामने आ गया। इस मामले में 5 लोग प्रणीत सिंह, मनप्रीत सिंह, उनके भाई विक्रम सिंह, विकी, गुरविंदर सिंह गिंडा और प्रदीप सिंह के खिलाफ पायल थाने में हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पायल के कंडो रोड स्थित गुरु कृपा विद्यालय के नाम से एक मकान में अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था, जहां धीरे धीरे काम करने से नाराज केंद्र के लोगों ने अमनदीप नाम के युवक को इतना पीटा कि युवक की मौत हो गई। उसके बाद शव को ठिकाने लगाकर परिजनों के युवक के केंद्र से भाग जाने की खबर दे दी गई। हालांकि पुलिस जांच में सारे पोल खुल गए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਇਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਉੱਥੇ 15-16 ਮੁੰਡੇ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੜਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਲਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। वहीं औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस गरमाई हुई है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने भारत में इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, मुझे मुगलों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन इतिहास बदला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे लाल किला मोदी ने बनवाया हो। ओवैसी ने आगे कहा कि आज अगर आपके पास टीपू सुल्तान की तस्वीर है तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। उसी टीपू सुल्तान की तस्वीर भारत के संविधान में है। औरंगजेब को लेकर AIMIM नेता ने कहा कि पहले उसकी फोटो की पुष्टि कर लीजिए, वो 300 साल पहले मर गया था, कैसे आप कह सकते हैं कि वो उसकी फोटो है। उन्होंने कहा कि बाबरी विरोध के समय हमें बाबर की औलाद कहते थे, आज हमें औरंगजेब की औलाद कहकर बुलाया जा रहा है। आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन। तो आप एक वहीं कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के काली नदी के पुल के पास 2 महीने से लापता युवक की लाश मिली। परिजनों ने गांव के ही प्रकाश नाम के व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। आपके कौन है ये हमारा भाई है। कब से घर से गए हुए थे? 2 महीना हो गया। क्या करते थे? जो उनके रंग पे नचाओ कुदाओ तो उनके खेत में यहाँ काम करे तो वही संग राकत में घरे नहीं रहने देते थे ना। क्या जानकारी हुई आज आपको? यही तो जानकारी का, जब बैठन ना उठन 24 घंटा। नहीं, घटना के बारे में क्या जानकारी हुई? सूचना दी। क्या सूचना मिली आपको? हमें पुल पर के डाल। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।